अस्सलामुअलैकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लो जी बच्चों, तीसरा लेक्चर है। इंग्लिश की तैयारी हम कर रहे हैं और इंग्लिश का पेपर आपको पता है काफ़ी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो तैयारी हम करने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी 2 वीडियोस हम बना चुके हुए हैं। उसमें हमने एमसीक्यूज़ और बाकी चीज़ों को, टेंसेस वगैरह को देखा है। अभी और एमसीक्यूज़ इस वाली वीडियो में करेंगे। अगर इससे पहली वीडियोज़ नहीं देखी उनको देख लें, क्योंकि वो एक फ़्लो है। ठीक है, वीडियो नंबर 1, 2 एंड देन फिर ये 3 वाली। ठीक है, उस फ्लो के साथ देखेंगे तो ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। और आज ये एमसीक्यूज़ करके ना फिर अगले स्टेप पे जाएंगे और देखेंगे कि इसमें और क्या हो सकता है, या इवन के सब्जेक्टिव जो पार्ट है उसकी तरफ चल पड़ेंगे। तो ये कोई 7-8 वीडियोस हम बनाएंगे, आपने सारी देखनी है क्योंकि इंग्लिश की तैयारी हमारी अच्छी हो सकेगी। अब देखें यहाँ पे जो और एमसीक्यूज़ है हमारे पास 21 वाला बहुत अहम है। यहाँ पे क्या है, फ्रेजेस है। फ्रेजेस होते हैं कि जो हमारे जुमले होते हैं ना, जो हम आम रूटीन में जुमले बोलते हैं या इंग्लिश के जो जुमले होते हैं, ये सारे फ्रेजेस होते हैं। लेकिन उसके कुछ पार्ट्स होते हैं। एक पूरा जुमला है तो उसका कुछ एक हिस्सा ले लिया जाए, तो वो भी फ्रेजेस के अंदर आता है। अब उनके मुतालिक क्या है देखें ज़रा। 21 वाला, द बुक ऑन द शेल्फ इज़ माइन। शेल्फ के ऊपर बुक पड़ी हुई है जो कि मेरी है। द फ्रेज ऑन द शेल्फ, कहता है यहाँ पे ये जो ऑन द शेल्फ जो बात हो रही है ना, ये जो फ्रेज है, ये जो एक टुकड़ा है जुमले का, ठीक है, ये क्या है, ये कौन से वाला फ्रेजेस है। तो ये कहता है ये हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव फ्रेज। अब ये कैसे पता चलेगा ये एडजेक्टिव फ्रेज है। तो ये बेसिकली देखें क्या कर रहा है, द बुक ऑन द शेल्फ, बुक की बात हो रही है, किताब की। किताब क्या चीज़ है, नाउन है, नाम है किसी चीज़ का। तो नाउन को आगे से एक्सप्लेन किया जा रहा है, वजाहत हो रही है। बुक कहाँ पे है, ऑन द शेल्फ, शेल्फ के ऊपर है। तो बुक को एक्सप्लेन किया गया। तो बुक को जब हम वजाहत कर रहे हैं तो जो बुक की वजाहत करने वाली चीज़ है उसको हम क्या नाम देते हैं, एडजेक्टिव। ये हमने पिछले एमसीक्यूज़ में भी पढ़ा था उसको। तो नाउन की जो एक्सप्लेनेशन दे, नाउन को जो चीज़ एक्सप्लेन करती है उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव वाला फ्रेज है जो किसी नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है। इस तरह से आपने याद रखना है, नाम की वजाहत करना, ये हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव। ठीक है, इस तरह से। आगे देखें नंबर 22 वाला, शी सैंग विद जॉय, उसने गाना गाया विद जॉय, जॉय के साथ। अब यहाँ पे कह रहा है ये जो विद जॉय है ये वाला, ये किस चीज़ को शो करा रहा है, ये भी फ्रेज है, एक पार्ट है उसका। ठीक है, अब विद जॉय किसको एक्सप्लेन कर रहा है, सैंग को। और सैंग कोई नाम नहीं है, ये काम है। गाना गाना ये एक काम है, तो काम को इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। तो वर्ब को एक्सप्लेन किया जा रहा है यहाँ पे, और जो वर्ब को एक्सप्लेन करता है वो क्या होता है, एडवर्ब। ठीक है, तो ये आपने यहाँ से याद रखना है, एडवर्ब है ये। ठीक है, नाउन को जो एक्सप्लेन करेगा वो एडजेक्टिव, और जो वर्ब को एक्सप्लेन करेगा, काम को एक्सप्लेन करेगा, उसको हम एडवर्ब कहेंगे। ये इस तरह से याद रखना है। 23 वाला, आइडेंटिफाई द कंपाउंड प्रेपोजिशन। कंपाउंड प्रेपोजिशन बताएं। तो प्रेपोजिशन हमने पढ़ी हुई है, इन, ऑन, एट, ठीक है, ऑफ, ये सारे हमारे प्रेपोजिशंस होते हैं। लेकिन कंपाउंड वाली क्या, कंपाउंड ज़ाहिर है जो जिसमें एक से ज़्यादा चीज़ें मिक्स हुई होंगी। तो देखें ये ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन भी आ गया, ऑफ भी आ गया, तो एक से ज़्यादा चीज़ें उसमें आ रही हो तो उसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा क्या है, कंपाउंड है, कंपाउंड प्रेपोजिशन है। बाकी देखें इन है, ऑन है, एट है, अकेला अकेला, सिंगल है। ठीक है, सिंगुलर फॉर्म में है। 24 में चले, द गेम वाज पोस्टपोन्ड, गेम को पोस्टपोन कर दिया गया, आगे डाल दिया गया, डैश द रेन, रेन की अब क्या वजह से होगा। तो जो वजह बताई जाती है, रीज़न बताई जाती है, तो वो क्या है, वो कौन चीज़ बताएगी, ये बिकॉज ऑफ। ये बिकॉज ऑफ भी बताता है, ड्यू टू भी बताता है। ठीक है, ड्यू टू भी आ सकता है, बिकॉज ऑफ। ठीक है, ड्यू टू द रेन, बिकॉज ऑफ द रेन। लेकिन ज़्यादा अच्छा क्या बन रहा है, ज़्यादा अच्छा बिकॉज ऑफ द रेन, रेन की वजह से। ठीक है, तो ये ज़्यादा यहाँ पे फिट बैठेगा, बिकॉज ऑफ, वो हम लिख देंगे इसको। 25 कहता है इन केस ऑफ फायर, फायर होने की वजह से, यानी कि आग लगने की वजह से या उसके लगने के बाद, यूज़ द एमरजेंसी एग्जिट। तो फिर आपने क्या करना है, एमरजेंसी वाला जो एग्जिट है वहाँ से जाना है। अब यहाँ पे कंडीशन है कि अगर आग लगी तो फिर क्या करना है। ठीक है, तो कहते हैं ये जो प्रपोजिशन फ्रेज है ये वाला कौन से वाला है, ये कंडीशनल है, कंडीशन है, इन केस ऑफ फायर। ठीक है ना, फायर की होने की वजह से।
तो इसलिए इसको हम कंडीशनल फ्रेज जो है वो उसका नाम देंगे। तो ये हमारी चीज़ें हो गई। आगे चलें, आगे भी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। आगे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब कंजक्शन बेसिकली ऐसे छोटे छोटे लफ्ज होते हैं जो जुमलों को जोड़ते हैं या एक जुमले में ही डिफरेंट चीज़ों को आपस में लिंक बनाते हैं, और ज़्यादातर यही होता है कि एक से ज़्यादा दो जुमले जो हैं, दो जुमलों को आपस में ताल्लुक बना रहे होते हैं, जोड़ रहे होते हैं। लेकिन अब ये कौन से वाले हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है ये 7 है टोटल, छोटे छोटे, बड़े वाला इसमें कोई नहीं आता, छोटे वाले हैं, लेकिन अगेन ये जो चीज़ों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, तो मैंने ऊपर लिख दिया है। अच्छा, इसका बड़ा अच्छा ना ये एक बनता है एक्रोनाइम फैन बॉयज़। फैन बॉयज़, अब फैन बॉय एफ देखें 7 लफ्ज है ये। एफ से फार बनता है, ये मैंने ऊपर लिख दिए हैं। ए से एंड है, एन से नॉर है, बी से बट है, ओ से और, वाई से येट और एस से सो। ये 7 लफ्ज हम याद अगर रख लें तो हमें पता चलेगा कि ये क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ठीक है, तो कहता है कि ये इनमें से नीचे जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, तो जाहिर है हमें पता है कि वो बट है, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ लिए हैं कि ये वाले हैं, इनको हमें याद रखना है। ही रैन अवे बिकॉज ही वॉज अफ्रेड। वो भाग गया क्योंकि वो खौफजदा हो गया था। तो कहते हैं यहाँ पे जो वर्ड बिकॉज आ रहा है ये क्या चीज़ है? अब है तो ये भी कंजक्शन ही है, जोड़ रहा है चीज़ों को आपस में, लेकिन ये कौन से वाला है? तो इसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। क्योंकि सबऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शन होता है ना, वो एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को आपस में जोड़ता है, आज़ाद और गैर आज़ाद कह लें, डिपेंड करने वाला। क्योंकि देखें यहाँ पे ही वाज अफ्रेड कि वो खौफजदा था, ये इंडिपेंडेंट बात है, क्योंकि किस वजह से था वो नहीं, ठीक है, खौफजदा था। तो फिर क्या हुआ, उसकी वजह से वो भाग गया। तो ये जो भाग गया है ही रैन अवे, तो ये डिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को जोड़ रहा है, तो वो कौन जोड़ता है ये हमें याद रखना है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक हो गया। आगे देखें, आइडेंटिफाई द कोरिलेटिव कंजक्शन। अब कोरिलेटिव, रिलेट करना दो चीज़ों को, कोरिलेट करना, ये दो हैं, एक आइदर और है, एक नाइदर नॉर है। आइदर और नाइदर नॉर, ये क्या है, कोरिलेटिव कंजक्शन। अब जाहिर है ये कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं कि जिनको हमें एक किस्म का याद करना पड़ता है, थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ता है। ये कंजक्शन वाली वो चीज़ें आ रही हैं कि कंजक्शन की किस्में आ रही हैं बीच में, ठीक है। तो कोरिलेटिव कंजक्शन नाइदर नॉर और आइदर आर वाला है, तो आइदर आर को हम टिक कर लेंगे। आगे 29 में कहता है अक्रम लाइक्स नाइदर टी नॉर कॉफ़ी। अक्रम को ना ही टी पसंद है ना ही कॉफ़ी पसंद है, तो यहाँ पे नाइदर नॉर को यूज़ किया जा रहा है, तो फिर डेफिनेटली ये कौन सा कंजक्शन है, कोरिलेटिव कंजक्शन है। ठीक है, इस तरह से पढ़ लेंगे। इसके बाद 30 वाला, वर्ड्स लाइक फर्दर मोर एंड हाउ एवर, ये दोनों भी कंजक्शन है, ये भी जुमलों को जोड़ते हैं। फर्दर मोर, फर्दर मोर हम कहते हैं इसके बाद ये हुआ, उर्दू में कहते हैं मजीद बरा इस तरह का है। तो इसके ये बात हुई, इसके बाद ये हुई फर्दर मोर, तो ये भी जोड़ रहा होता है। और हाउएवर में भी होता है कि भाई ये बात हुई है, ताहम ये बात होगी, हाउएवर। ठीक है, इस तरह से। तो ये दोनों जो हैं एक तब्दीली को शो करते हैं जी, पहले कोई बात हुई थी, अब उसके साथ इसकी वजह से आगे ये बात हो रही है, तो इसको हम कहते हैं ट्रांजिशनल डिवाइसेस। ट्रांजिशनल जो है ये चीज़ें, तो इस तरह से ये हमें। अब इसके बाद जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये वाले भी बहुत ज़रूरी हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ये सिमिली, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखें उर्दू में भी यही चीज़ें आ जाती हैं। 31 कहते हैं आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। मैं अकेला घूम रहा था किसी बादल की तरह। अब ये जो की तरह है ना, ये लफ्ज़ जो है ये सिमिली के लिए यूज़ होता है। सिमिली के लिए एज आता है, ये मैंने ब्रैकेट में कर दिया, एज अ क्लाउड, क्लाउड की तरह, लाइक अ क्लाउड, क्लाउड की तरह। तो ये जो दो लफ्ज़ हैं एज और लाइक, ये अगर आ जाएं तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये सिमिली है। ठीक है, यहाँ से आइडिया हो जाएगा। फिर नंबर 32 में कहता है गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन थिंग्स, यानी बेजान चीज़ें हैं, इंसानी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन उसको इंसान वाली क्वालिटी दे दी जाए। ठीक है, तो ये क्या चीज़ होती है, ये पर्सोनिफिकेशन होती है। तो ये आपने याद रखना है, पत्थर है, कोई जानवर है, ह्यूमन नहीं है, तो नॉन ह्यूमन चीज़ को ह्यूमन की जो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं वो दे दी जाए, तो फिर हम कहते हैं कि ये पर्सोनिफिकेशन है, इसको याद रखना है। और नंबर 33 में कहता है द डैफोडिल्स वर फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज।
यानी ये जो फूल हैं वो ब्रीज हवा में डांस कर रहे थे। अब डांस फूल तो नहीं कर सकते, डांस इंसान कर सकते हैं। अब ये उसी पर्सोनिफिकेशन की एग्जाम्पल आ गई कि हम नॉन ह्यूमन चीज़ को ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक दे रहे हैं, तो इसलिए पर्सोनिफिकेशन हम कहेंगे कि यहाँ पे ये हो रही है। द वाटर वॉज एज कोल्ड एज आइस, अगेन एज का लफज आ रहा है कि पानी इतना ठंडा था जैसे कि आइस। तो जैसे कि इतना यानी कंपैरिजन एज लाइक दिया जा रहा है, तो अगेन ये सिमिली के अंदर आ जाएगा। ठीक है, सिमिली है, ये जैसे भी पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन पे ना जाइएगा मेरे, क्योंकि अब मैं प्रॉपर इंग्लिश का बंदा नहीं हूँ। हिज टेम्पर वाज अ वोल्केनो, उसका जो टेम्पर है, उसका गुस्सा जो है वो वोल्केनो है, यानी बीच में अब कोई एज वगैरह नहीं है, डायरेक्ट कह दिया। तो जहाँ पे हम डायरेक्ट कह देते हैं कि उसकी ये चीज़ ये है, वो ऐसे है, मेरा बेटा चांद है ठीक है ना, चांद की तरह नहीं, चांद है, डायरेक्ट ही कह दिया, तो वो मेटाफोर होता है। ठीक है, तो मेटाफोर, तो ये इस तरह से इसको कहेंगे। तो ये देखें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। 40 हमने पूरे करने हैं, 5 और करते हैं। आगे 36 वाला देखें, अ सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब ये जो जुमले होते हैं ना हमारे, उसकी बात कर रहा है, ये काफ़ी आसान चीज़ है। कहते हैं एक सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ अ सब्जेक्ट, उसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, और पॉसिबली इसके अलावा क्या हो सकता है, डेफिनेटली ऑब्जेक्ट होता है। जब भी हम जुमला बनाते हैं तो हम यही कहते होते हैं भाई उसमें एक सब्जेक्ट होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा। काम करने वाला, जिस पर काम का हो रहा है वो, और जो काम किया जा रहा है वो, ये 3 चीज़ें नॉर्मली आमतौर पे होती हैं। ऑब्जेक्ट कई दफ़ा नहीं भी होता। मेन चीज़ सब्जेक्ट और वर्ब होता है कि काम करने वाला कौन है और काम किया क्या जा रहा है। अहमद ने खाना खाया, ठीक है, तो सीधी सीधी। तो इन द सेंटेंस द कैट, अच्छा ऊपर वाले का समझ आ गया, ऑब्जेक्ट भी उसमें आता है। 37 में इन द सेंटेंस द कैट चेज द माउस, जुमला क्या है भाई, बिल्ली चूहे के पीछे भागी। द कैट चेज्ड द माउस, द वर्ड माउस, अब ये जो माउस वर्ड है ये क्या है, डेफिनेटली ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि किस पर काम हो रहा है, ऑब्जेक्ट माउस, माउस पे काम हो रहा है कि उसको पीछा किया जा रहा है। ठीक है, 38 डायरेक्ट स्पीच, ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट जो हमने अगर पढ़ा हुआ है तो वो देख लें, वैसे भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा। डायरेक्ट स्पीच इज टिपिकली इनक्लोज्ड इन कोटेशन मार्क्स, ये जो हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करते हैं ना, तो ये जो इस तरह के जो कामें होते हैं ना, ठीक है, ये बेसिकली हमारा क्या होता है, ये डायरेक्ट स्पीच होती है कि भाई किसी ने जो बात कही वैसे के वैसे ही हमने आगे पहुंचा दी, तो ये डायरेक्ट स्पीच है। और इसमें हम कोटेशन करते हैं, कॉमों के अंदर जो बात अगले ने की है वो कॉमों में लिख देते हैं। 39 कहता है चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच, अब ये प्रॉपर चेंज करने वाला जुमला दे रहा है। ही सेड आई एम हैप्पी, अब जब सेड होता है ना तो फिर आगे से एक तो ये है कि ये जो काम है हटा के हम दैट लगाते हैं, ही सेड दैट, और फिर आगे से जुमले ने चेंज होना होता है। अगर ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है ना, आई एम हैप्पी प्रेजेंट सिंपल, तो उसको पास्ट सिंपल पे ले जाते हैं, ही वाज हैप्पी, और आई ने चेंज होना होता है ही के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ज़ाहिर है इसके पूरे रूल्स हैं कैसे कि यहाँ काम किया जाता है। तो आई फर्स्ट है तो ही जो है वो आई की जगह ही आ जाएगा, ठीक है, तो ही वाज हैप्पी ऐसे चेंज हो जाता है। तो ये बी वाला आंसर सही है। और लास्ट वाला कहता है ये जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसमें अगर ये वर्ड आ जाए टुमारो, अगला दिन, ठीक है, तो उसके लिए फिर हम क्या यूज़ करते हैं या क्या उसको चेंज कर देते हैं, तो ये चेंज कर देते हैं द नेक्स्ट डे, अगला दिन। ठीक है, टुमारो की जगह पे हम क्या लिख देते हैं, नेक्स्ट डे, ये हमें याद रखना है। चलें जी, इस वीडियो में हमने काफ़ी अहम बातें की हैं, इसको बार बार देखें बार बार देखें, मेरा भी हेल्प हो जाएगा, लेकिन आपका अब डेफिनेटली भला होगा। ये बुक में से निकाली हुई हैं हमने चीज़ें, तो खुद भी देखें, अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि औरों का भी भला हो। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।